मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। हमने इसका एक पहला पार्ट किया था कल और आज कर रहे हैं हम इसका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे इसके, और इसका थर्ड पार्ट भी हम कल सीखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, जो हमारे टॉपिक है ये हम सारे कवर करेंगे, और इन टॉपिक को हमने ब्रेक कर दिया है हमारे इन टॉपिक्स के अंदर। इसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला है हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब भी चार्ज मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उनमें से क्या क्या चार्ज लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, हम ये जानेंगे। जब भी कोई चार्ज, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से क्या होता है, उन पे जो होता है चार्ज के ऊपर वो लगता है फोर्स। तो उस फोर्स को हम देखेंगे और इसका हम मोशन भी देखेंगे कि कैसा मोशन करेगा, कि ये ऐसे ये कर्व बनाएगा, सर्कुलर जाएगा या स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये सारा भी हम इसमें कवर करेंगे। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम कवर करेंगे। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है जब करंट कैरिंग कंडक्टर में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वायर है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स कैसे बनती है वो भी हम इसमें सीखेंगे। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप, ये भी हम सीखेंगे, और मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर के केसेस भी हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसमें ये याद रखना कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि वो टाइम के साथ ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना वो घट रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा, ठीक है बच्चों। तो अगर इसमें क्या बोला गया है कि इफ चार्ज जो होता है हमारा एंटर करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से उसका वो लगता है फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है हमारा वो होता है QV क्रॉस B। ये बच्चों क्रॉस है, ये इंटू नहीं है, ये क्रॉस है, मतलब कि इसका जो हमको साइन प्रोडक्ट होता है इसका परपेंडिकुलर का, वो हमको लेना होता है। इसका फोर्स लगता है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारा QVB साइन थीटा, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो हमारा लगता है QE। ठीक है बच्चों, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में नहीं होता, ये जो होता है वेक्टर फॉर्म में होता है। और अगर चार्ज जो हो हमारा, अगर हमने क्या किया, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों उसके अंदर, एक तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से प्लस इसके इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो अगर चार्ज हुआ हमारा पॉजिटिव, तो हमको क्या लेना है, इसके डायरेक्शन में जाएगा वो V क्रॉस B के, और अगर वो माइनस है तो ये साइन जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर से वो मूव करना स्टार्ट करेगा बच्चों, ठीक है। और अगर माइनस हो चार्ज तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, उसका ओमेगा अलग रहेगा, या इस डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसका जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। तो चलिए बच्चों इसके बारे में और जानते हैं कि हमारा जो होता है चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर है उसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, या वो जाएगा कोई हेलिप्टिकल पाथ में जा रहा है या रोटेट कर रहा है, वो सारे केसेस हम इसमें कवर करते हैं। तो पहला केस हम देखते हैं कि चार्ज एंटरिंग परपेंडिकुलर, मतलब जब हमारा चार्ज जो हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की तरफ है या आउटवर्ड की तरफ है, तो क्या होगा, और अगर चार्ज ने ऐसा मूव किया, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस तरफ है और जो वेलोसिटी है तुम्हारी ये इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, हमारा जो चार्ज होगा वो एक सर्कुलर पाथ से रोटेट करेगा। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो लगती है हमारी QVB, और जिसका हम निकाल लेंगे उससे रेडियस, और रेडियस हो जाएगा हमारा
mv/qb। और mv को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, या मोमेंटम के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, P होता है हमारा mv, और P को हमने क्या लिख सकते हैं काइनेटिक फॉर्म के अंदर, √2mk/qb। इससे हमने रेडियस जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकाल दिया और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में निकाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों। और टाइम पीरियड जो होता है हमारा वो होता है 2π/ω, जिसके अंदर ओमेगा हमारा आता है qb/m। ये होता है जब हमारा जो मोशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है बच्चों। जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, मतलब उसके एंगल जो बन रहा है v/b के अंदर जो हमारा आ रहा है साइन थीटा, जो हम लिखते हैं उसका कंपोनेंट लेते हैं, तो ये जो हमारा है थीटा जो होगा हमारा इसमें हो जाएगा 90। इसलिए हमारी फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी qvb, और वो सर्कुलर पाथ एक रोटेट करेगा। चलिए हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है कि उसका एंगल जो है हमारा, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और हमारा कुछ एंगल थीटा बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड थीटा मान लेते हैं। और ये हमारा किस किस केस के अंदर हमने ये पढ़ेंगे इसका, कि 0 ना हो, 90 ना हो, 180 ना हो। क्यों ना हो ये 0? क्योंकि 0 होगा, 90 तो हमने पढ़ ही लिया पहले, परपेंडिकुलर होगा, ये हमने कवर कर लिया। और 180 होगा और 0 होगा तो बच्चों हमारा जो होगा वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो पर इसके अंदर हमको क्या है, इसका एंगल कुछ वो बना रहा है, इसके अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है बच्चों। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज हमारा ऐसे मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 लगेगा बच्चों, या इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो चार्ज हमारा 0 मूव करेगा, और इस डायरेक्शन में होगा तो उसका मैक्सिमम रहेगा। पर अगर कुछ एंगल से वो रोटेट करे तो वो ऐसे कुछ मूव करेगा, कुछ हेलिटिकल पाथ वो मूव करेगा। तो थीटा है हमारा इसके अंदर 90 डिग्री और 0 डिग्री और 180 डिग्री से छोड़ के सारे हमारे इसके अंदर एम एंगल है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे है तो वो ऐसे मूव करने लग जाएगा, हमारा पार्ट जो चार्ज है वो ऐसे मूव करने लग जाएगा। हेलिटिकल पाथ का मतलब होता है बच्चों कि वो हॉरिजॉन्टल भी ट्रेवल कर रहा है और वर्टिकल भी वो ट्रेवल कर रहा है। जिसका रेडियस रहेगा इसके हेलिटिकल पाथ का जो रेडियस हम बोलते हैं वो हो जाएगा हमारा mv/qb। और टाइम पीरियड बच्चों ये रहेगा। और पिच अगर हम बोलें कि एक रेवोल्यूशन में, जैसे कि मान लीजिए इसने ऐसे स्टार्ट किया तो ये ऐसे मूव करेगा, तो एक रिवोल्यूशन के अंदर जैसे हमारा एक साइन थीटा ऐसे मूव करता है, तो हम ऐसे बोलते हैं इसको एक 1 रिवोल्यूशन, कि ये एक यहां से था, ये ऐसे करके फिर से वापस आ गया है बच्चों। ठीक है, ऐसे करके ऐसे वापस ये आ गया इस पॉइंट पे। तो उसका पिच क्या रहेगा, उसका पिच क्या होगा, हमको पता है कि v cos थीटा हमने क्या ली, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले ली और टाइम पीरियड हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो डिस्टेंस वो उतना ट्रेवल कर लेगा कि इतना डिस्टेंस ये हो गया हमारा पिच। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v cos थीटा इंटू t, और t की टाइम पीरियड हमको पता है कि 2π/ω, जिसके अंदर ओमेगा होता है हमारा qb/m। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब केस देखते हैं बच्चों, जब हमारा वेलोसिटी जो हो वो अपोजिट हो मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब एंगल हो हमारा 0 और 180 डिग्री बच्चों। और अगर 0 डिग्री है और 180 डिग्री है तो हमको पता है कि फोर्स को हमने क्या लिखा था, qvb साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसकी आ जाएगी 0। तो इसका मतलब अगर एंगल हमारा 0 डिग्री और 180 डिग्री है तो हमारा जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर फोर्स लगेगा, पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो 0 होगा बच्चों। ये पढ़ते हैं, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर वी स्प्लिट इनटू परपेंडिकुलर। तो हमारा अगर ये परपेंडिकुलर तो बच्चों इसका रेडियस होता है ये जो हमने पहले पढ़ा है, और पे की वैल्यू आती है हमारी vt। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, कोई वायर है, कुछ भी हमारे पास, उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या हमारा फोर्स रहता है।
तो हमारा वो फोर्स हम उसको डिनोट करते हैं स्मॉल df से, इसको हम कहते हैं IDL इंटू बी। बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, dl है हमारी उसकी छोटी सी लेंथ हमने ली है। अगर कोई कंडक्टर है हमारा, इससे हम कोई df निकालेंगे, इसका छोटा सा एक हिस्से का हम फोर्स निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा करेगा वो लेफ्ट हैंड से हम या राइट हैंड रूल से हम उसको कर सकते हैं बच्चों, उसको मेजर हम कर सकते हैं कि इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट कर रही है, किस डायरेक्शन में है, उससे हम निकाल पाएंगे। जैसे कि देखिए ये वाला केस देखते हैं हम कि ये हमारा कोई 2 वायर है बच्चों, 2 वायर है ये हमारे पास, जिसके अंदर करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और दूसरे वायर के अंदर भी इस डायरेक्शन में करंट जो है हमारा वो फ्लो हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो बच्चों तो हमारा जो फोर्स रहेगा वो रहेगा अट्रैक्टिव, कि मतलब ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को मतलब खींचेंगे खुद की तरफ, पुल करेंगे एक दूसरे को बच्चों। और अगर अपोजिट हो तो इन इसका डायरेक्शन का फोर्स लगेगा इस तरफ और इसका लगेगा बच्चों इस तरफ। हमने इसमें लिखा हुआ है कि 2 पैरेलल कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स वन ऑन अनदर। मतलब अगर सेम पे हो, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो, अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो वो रिपेल करेंगे बच्चों। और उस फोर्स की वैल्यू हम होती है हमारी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई टू I1 I2 L। अगर इसके अंदर I1 फ्लो हो रहा है, अगर एक वायर के अंदर I1 फ्लो हो रहा है और दूसरे के अंदर I2 फ्लो हो रहा है किसी भी डायरेक्शन के अंदर, या अगर किसी भी डायरेक्शन में है बच्चों, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर ये इस डायरेक्शन में भी होगा तो अगर ये वो इस डायरेक्शन में होगा, अगर मैं कि एक ये है हमारा और एक ये है हमारा, ये इस डायरेक्शन में है, तो अगर हमारा ये दोनों सेम से होगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस वाली फोर्स से बच्चों। ये फोर्स एक दूसरे पे लगेगी और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सेम फोर्स लगेगी अगर ये दोनों, हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर इसमें क्या होगा, हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा, इसमें होगा हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें और रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स, उसमें रहेगा हमारा रिपल्सिव फोर्स। अभी देखते हैं टॉर्क कैसे लगेगा, कि मतलब अगर लूप है, कोई हमारे पास करंट लूप है, अगर कोई भी कंडक्टर के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो उससे कितना टॉर्क हमारा लगेगा, क्योंकि फोर्स तो लगी रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो हमने फोर्स पढ़ा इधर कि ये फोर्स लगेगा एक दूसरे की वजह से, पर हम पढ़ते हैं अभी कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेंगे वो दोनों। ठीक है बच्चों, तो व्हेन इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क, जिसके अंदर n है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होता है, I है हमारा करंट, A है हमारा एम्पियर और B है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और इसको अगर हम डाइपोल मोमेंट की तरफ से भी इसको कर सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं। तो अगर P को मैं डाइपोल मोमेंट मान लूं तो P क्रॉस भी हमारा जो होगा वो हो जाएगा टॉर्क बच्चों, टोटल टॉर्क जो हमारा एक्सपीरियंस करेगा। अगर जैसे कि मान लीजिए कि हमको पता है कि टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू आर होता है वो, कि इसमें कोई फोर्स तो लगी रहा है, अगर ये रिपेल कर रहा है तो बच्चों इसमें टॉर्क भी इसमें जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिससे ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा उसके हिसाब से। तो इसका हमने डाइपोल मोमेंट के हिसाब से भी इसको अंदर हमने डिनोट कर दिया है बच्चों। अभी हम पढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल तो ये हमारा क्या करता है, हमको करंट मेजर करने का ये हमको बताता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा टी डिफ्लेक्टिंग होता है NBI, हमने पहले पढ़ा, ये होता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये रहेगा हमारा इसमें गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और ये रहेगा हमारा करंट बच्चों। तो अभी इस वाले केस में देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो है हमारा, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, ये है हमारा G को मैंने इसको डिनोट किया है गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या हो रहा है, हमको अभी इसको एमीटर में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों। तो क्या होगा कि अगर I करंट इधर फ्लो होगा, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी तुमको आती है थोड़ी सी, तो क्या होगा कि I अगर इधर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, IG मान लीजिए कि
वो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और जो रहेगा I माइनस आई जी रहेगा वो ये संट जो होता है हमारा बच्चे, इसको हम कहते हैं, ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस भी हमने लगाया है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं संट रेजिस्टेंस भी, इसको हम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा I माइनस आई जी, फिर इधर से फ्लो करके ये बन के हो जाएगा हमारा I। तो अगर हम इस लूप के अंदर बच्चों एक इक्वेशन लगाए ओम्स लॉ की, तो क्या होगा हमारा आई जी इंटू जी गैल्वेनोमीटर इजी गस टू क्या हो जाएगा बच्चों I माइनस आई जी इंटू एस। तो हम संट रेजिस्टेंस का हम लिख सकते हैं कि S हो जाएगा हमारा आई जी अपॉन में I माइनस आई जी। इससे हमने क्या निकाला कि संट रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा अगर गैल्वेनोमीटर रहेगा, अगर आई जी हमने मेजर किया बच्चों। तो अभी देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कि हमने गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अभी वोल्टामीटर के अंदर बच्चों। तो इसमें ये है हमारा गैल्वेनोमीटर और हमने इसको कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही सिमिलरली क्या होगा कि आई जी इधर जा रहा है हमारा, और हमने इस डायरेक्शन का जो पोटेंशियल है हम इसका मेजर कर सकते हैं। इसका अगर मान लीजिए ए और बी का जो है इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई जी इंटू जी, इसका रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर इसका जो हमने अलग से लगाया हुआ रेजिस्टेंस, तो V की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से। अभी पढ़ते हैं करंट सेंसिटिविटी के बारे में। The current sensitivity of a galvanometer is defined as a deflection produced in the galvanometer per unit current flowing through। इसकी वैल्यू हम डिनोट करते हैं अल्फा अपॉन आई से, और इसको लिखते हैं हम NBA अपॉन C। और वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है हमारी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट। इसकी वैल्यू होती है बच्चों ये थोड़ा सा याद कर लेना है। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अभी हमारा क्या कह रहा है कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है हमारा एक इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻⁶ की मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इट्स एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो है हमारी इस डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन द रीजन सच दैट इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विल बी। क्या कह रहा है कि हमारा क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, कि हमेशा जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में वो मूव करता जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमको पता है कि जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो दी गई है 300, तो हमने कन्वर्ट किया बच्चों 3 इंटू 10⁻, जो और हमारी जो है वेलोसिटी दी गई है बच्चों हमको 6 इंटू 10⁻⁶। इसके अंदर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ से मूव हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी बच्चों इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि अगर उसको इन जेड एक्सिस के अंदर, वो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन हमसे कि द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक विल सेट अप इन द रीजन सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव करे। तो हमारा जो रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में मानूं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा जेड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो इस डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो मूव कर, जो हमारी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, और हम उसको बैलेंस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स को, जिससे हमारा 4 से 4 से हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो मतलब 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो मतलब अगर ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है हमारा चार्ज, तो उससे कुछ मैटर नहीं करता बच्चों, पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो आ जाएगा V इंटू बी, और उससे हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कि 3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 6 इंटू 10⁻⁶ है हमारी वेलोसिटी, और ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻³
टेस्ला। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी माइनस v i कैप। मतलब जो है हमारा पार्टिकल जो है चार्ज q का वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में बच्चों, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में, टुवर्ड अ लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन द yz प्लेन। yz प्लेन हो गया बच्चों हमारा। अगर मैं इसको मान लूं, ये अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं तो हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है। ये है हमारा x, ये है हमारा y, ये है हमारा z। Toward a large screen placed yz at a distance d, if there is a magnetic field b नॉट k कैप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी किस डायरेक्शन में बच्चों, वो है z डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव। तो हमसे क्या पूछा गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। मतलब ये कह रहा है कि एक हमारा एक स्क्रीन रखा हुआ है yz प्लेन में बच्चों, तो हमको बताना है किस इतनी मिनिमम वैल्यू v से क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू v की, जो हमारा जो है पार्टिकल जो इस स्क्रीन को हिट ना करे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, एंड अगर हम सर्कल उसका जो हमारा जो मूव कर रहा है ये इस डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा होगा बच्चों कि अगर इस डायरेक्शन में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एक सर्कल कुछ बनाएगा, और अगर उसने वो सर्कल कंप्लीट किया, अगर ये मान लीजिए ये कह रहा है कि एक कोई डिस्टेंस d पे जो है, ये अगर मैं स्क्रीन मान लूं, ये जो हमारी स्क्रीन है ये डिस्टेंस d पे रहेगा, तो बच्चों क्या होगा कि ये ऐसे एक मूव कर जाएगा कि जो इसकी जो d का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा रेडियस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इससे। तो ये हमारा जो पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारी पॉजिटिव के डायरेक्शन में है, उसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल होगा वो एक सर्कल पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है और उसके हमारा सर्कुलर पाथ रोटेट कराता है, अगर उसका जो एंगल हमारा परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री हो बच्चों। तो हमको पता है रेडियस का जो रहता है वो होता है mv/qb, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv²/r, जो होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा, ताकि वो अगर वो उसको छू नहीं पाएगा, मतलब उसको वो टच नहीं करना चाहिए इस स्क्रीन को, तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इधर से अगर हम इक्वेट करेंगे तो v से गया बच्चों v, तो v आ जाएगा हमारा qb0 d/m, क्योंकि r जो है हमारा वो d के बराबर है बच्चों, क्योंकि जस्ट वो उसको टच करके जस्ट हो जाएगा, बस टच नहीं करेगा, बस वो छू के उसको चला जाएगा बच्चों। ये हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी 2y कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो एक 3D में मूव कर रहा है। कह रहा है कि इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला एग्जिस्ट इन रीजन where the particle is moving, then the force on the particle is F into 10⁻⁹ Newton. The vector F is, तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमको पता है कि अगर कोई हमारा जो है चार्ज जो है इस वेलोसिटी में जा रहा है, कि जो जिसका वेलोसिटी का वेक्टर हमको गिवन है ये, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये गिवन है ये, तो हमको पता है Q v क्रॉस b को हमको पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है Q v क्रॉस b। तो इससे हमारा क्या होगा, एक F की वैल्यू आएगी, क्योंकि Q हमको गिवन है, F हमको गिवन है, B हमको गिवन है, तो फोर्स भी जो होगा हमारा एक 3D डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, 3D डायरेक्शन में लगेगा, उसकी वैल्यू हमको गिवन है ये। तो क्या करेंगे, हमको इन दोनों का हमको करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट,
उससे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको पता है कि हमको गिवन था कि 1 माइक्रोकूलम हमको गिवन था, तो होता है 1 माइक्रोकूलम होता है 1 × 10⁻⁻⁶। वेलोसिटी हमको दी है इस डायरेक्शन में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकंड। और मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन है बच्चों 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो हमने क्या किया, F को हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगी हमारी वो होगी Q V क्रॉस B। तो V क्रॉस B का वो रहता है, हमको इस ऐसे मैट्रिक्स बना के हमको इसको सोल्व करना होता है। तो ये सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा F आ जाएगा हमारा -30i कैप प्लस 32j कैप माइनस 9k कैप। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ठीक B बच्चों। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। तो मतलब हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। और हमने क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा कि अगर हमारा जो चार्ज है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है तो वो एक सर्कल बनाएगा, और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं जा रहा तो वो हेलिटिकल या कुछ और पाथ बनाएगा, और अगर वो 0 या 180 डिग्री पे है तो वो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ गिवन है तो उससे हमारा चेंज होता जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ protons with speed 4 × 10⁵ meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree। कह रहा है कि a beam of protons मतलब बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर बच्चों की with speed of 4 × 10⁵ meter per second enter a uniform magnetic field at an angle थीटा। बच्चों इसके अंदर मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ना तो परपेंडिकुलर है ना हमारा हॉरिजॉन्टल, मतलब उसकी उस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एंगल हमको ये गिवन है, तो उसका फोर्स जो होगा अलग रहेगा और वो एक हेलिटिकल पाथ फॉलो करेगा। तो इसमें हमने क्या पूछा गया कि द पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिटिकल पाथ ऑफ प्रोटॉन इज क्लोज टू, मतलब हमको क्या निकालना है इसका। अगर मान लीजिए कि ये हमारा ये अगर एक वेलोसिटी में मान लूं और ये एंगल कुछ मैं मान लूं B का, तो क्या होगा इसका जो होगा मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों हमको लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और इसकी मदद से बच्चों इसकी कंपोनेंट अगर हम वर्टिकल लेंगे तो क्या होगा ये एक हेलिटिकल पाथ ये फॉलो करेगा। और एक हेलिटिकल पाथ फॉलो करने का मतलब ये है कि बच्चों इसका जो जैसे कि इस पॉइंट पे से लेके ये वापस इस पॉइंट पे आने का मतलब ये एक पूरा जो होगा एक सर्कल पूरा कर लेगा, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम कहते हैं बच्चों पिच। तो हमसे क्या पूछा गया है, पिच हमको बतानी है बच्चों, और उसका हम कैसे निकालेंगे। पिच का क्या रहेगा कि हम पहले तो क्या करेंगे, एक टाइम पीरियड जो होगा ये एक पूरा सर्कल को पूरा करने के लिए एक टाइम पीरियड जो लगेगा इसको वो हम निकालेंगे। कैपिटल टी को हम अगर मैं मान लूं कि कैपिटल टी एक टाइम पीरियड है, इसको अगर 2π/ω लिख दें हम, तो ये क्या होगा एक जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी Vx में मान लो, और वो Vx क्या हो जाएगी हमारी 4 × 10 जो हमारा हमको लेना पड़ेगा इसका कंपोनेंट बच्चों हो जाएगा cos 60, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमको लेनी पड़ेगी बच्चों। मेरे को मतलब ये इस डायरेक्शन में तो घूम रहा है पर ये क्या हो रहा है ये आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको आगे की तरफ भी बढ़ाएगा बच्चों। तो V को 60 इंटू टाइम पीरियड से अगर हम करेंगे बच्चों तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों ये। तो चलिए देखते हैं, और ये हमको क्या बोला गया है, मतलब हमारा जो पिच रहेगा वो कितना क्लोज रहेगा हमको ये पूछा गया, और हमको मास ऑफ प्रोटॉन हमको गिवन है 1.67 × 10⁻⁻27, और हमको दिया हुआ है चार्ज बच्चों हमको गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको पता है कि V पिच जो होती है वो होती है बच्चों V cos θ × t, मतलब उसका एक डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट लिया, और टाइम पीरियड जो होगा हमारा वो एक अलग होगा एक सर्कल में इसको मूव करने के लिए बच्चों। तो ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी QB/m, और पिच की क्या हो जाएगी बच्चों V cos θ × 2πm/QB। इसके अंदर
v हमको पता है बच्चों, वो है 4 इंटू, मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो हमको गिवन है, थीटा था हमारा 60 डिग्री, 2 पाई हमको पता ही है, और m हमको डालना पड़ेगा उसका, और चार्ज हम डालेंगे तो हमारा जो होगा पिच की वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों डी। मतलब हमने क्या कौन कौन से केस कर लिए हैं कि एक परपेंडिकुलर वाला केस कर लिया है, एक हॉरिजॉन्टल वाला केस कर लिया है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक में थीटा भी था, पर इसके अंदर हमने एक डिफरेंट एंगल से भी हमने एक केस जो है हमने सोल्व किया है। तो चलिए बच्चों और केस देखते हैं इसके क्या क्या बन सकते हैं। कि हमको क्या बोला गया है कि हमको काइनेटिक एनर्जी दी गई है बच्चों प्रोटॉन की, और हमने रेडियस जो था वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हमने लिखा था। तो प्रोटॉन की एनर्जी है हमारी बच्चों 1 मिली एम्पियर वोल्ट, हमको एक मूव्स फ्रॉम अ साउथ टू नॉर्थ, इट्स गेट्स एन एक्सीलरेशन 10 into 10 to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रोटॉन की जो है काइनेटिक एनर्जी बच्चों वो है इतनी, और वो मूव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, और इसकी एक्सीलरेशन है 10 to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो जो है मिल रही है उसको एक्सीलरेशन, वो मिल रही है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जो कि लग रही है हमारी वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जो अगर हमारा जो साउथ, अगर मैं मान लूं इसको बच्चों, इसको मैं मान लूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा क्या हो रहा है, जो इस डायरेक्शन में ये हमारी जो है मूव कर रहा है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो है परपेंडिकुलर इसके। तो बच्चों इसके अंदर हमारा जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ एक फॉलो करेगा। हमसे क्या पूछा गया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, हमसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि अगर वो इस काइनेटिक एनर्जी से मूव करे और उसकी एक्सीलरेशन हो बच्चों 10 to the power 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में बच्चों, और जो है मतलब इसको हम बोल सकते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, ईस्ट वेस्ट है ये और नॉर्थ साउथ है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी बच्चों, वो होगी इसके परपेंडिकुलर। तो क्या हो रहा होगा कि हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होता है हमारा क्यू वी बी, क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा हमारा इसके अंदर 90 डिग्री। तो क्या होगा, यही इसको हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से ये जो एक्सीलरेशन जो फोर्स जो लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, ये इसको हमारे चार्ज को कर रहा होगा एक्सीलरेट, इसको एक्सीलरेट वो कर रहा है बच्चों। तो क्या होगा कि हमने पता है कि v को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी हमको क्या गिवन थी, वो गिवन थी हमको 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हमको गिवन थी। तो हमने क्या किया, हमने v की वेलोसिटी इसके अंदर डाली, और हमने क्या निकाला, a निकाल दिया बच्चों। मतलब a हमको जो गिवन था उसकी मदद से हमने v की वैल्यू हम डालेंगे इसके अंदर, a की वैल्यू डालेंगे हम इसके अंदर, m का वैल्यू हमको पता है और q की वैल्यू भी हमको पता है, तो जिससे हमारा आ जाएगा b। इसमें थोड़ी सी बस आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है बच्चों, और बाकी ये जो तुम्हारा आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो कुछ अप्रोक्सीमेटली वो आएगा 0.71 मेगा टेस्ला, जो होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो चलिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle having the same charge as of electron move in a circular path of radius 0.5 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि एक पार्टिकल है हमारा जिसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की जितना ही है, मूव इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, जिसका रेडियस हमको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 0.5 टेस्ला। कह रहा है कि अगर इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर मेक इट्स टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेगी, वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगी, वो रेडियस तो बनाती नहीं है। जो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर लगता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वही इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, इट्स मूव इन अ स्ट्रेट पाथ देन द मास ऑफ अ पार्टिकल। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लग रही है हमारे पास 100 वोल्ट पर मीटर, और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में। देन हमसे पूछा गया है फिर मास क्या होगा हमारे पार्टिकल का।
चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्या पता है कि अगर वो सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिसका रेडियस हमको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों वेलोसिटी उसकी, किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। तो अगर वो पाथ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होगा कि QV जो होगा हमारा वो, अगर ये पार्टिकल जो है हमारा इस डायरेक्शन में इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको बैलेंस करेगा बच्चों, उसकी फोर्स को बैलेंस करेगा। अगर हमारा पार्टिकल पे ऐसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो हमारा ये इस डायरेक्शन में अगर ये बैलेंस कर ले फोर्स को तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा बच्चों। तो इससे हमारा क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है हमने इक्वेट किया। उससे हमारा क्या होगा, Q से Q कट जाएगा, मतलब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो होगी उसकी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे E/b से, और इसी इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके हमारा जो होगा m आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻24 के करीब आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों D, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम न्यूक्लियस हैव द सेम एनर्जी, they are in a circular orbit in a plane due to magnetic field perpendicular to the plane। और हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हीलियम जो है हमारे न्यूक्लियस की, उन दोनों की जो है सेम एनर्जी होगी और वो मूव कर रहे हैं कुछ सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में, और इनका कुछ रेडियस है गिवन गया है RP, RC और RHE हमको गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि जैसे कि इसमें क्या होगा कि अगर हमारा RP है, RE है, RH मान लूं मैं बच्चों, तो क्या होगा, इन दोनों के मास में डिफरेंट रहेगा क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो अलग अलग रहेगा। तो क्या होगा, एक प्रोटॉन जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल ऐसे मूव कर रहा है, इसका रेडियस कुछ रहेगा बच्चों, क्योंकि R हमको पता है R = mv/cub होता है। तो चार्ज जो हमारा जो रेडियस होता है वो किस किस पे वो करता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, वो इस पे हमारा जो होता है वो वेरी करता है मास की वजह से और Q चार्ज की वजह से। तो हमको क्या बताना है इसके अंदर, हमको बताना है कि अगर प्रोटॉन का अगर रेडियस कुछ बना रहा है या इलेक्ट्रॉन का रेडियस बना रहा है या कोई मैग्नेटिक फील्ड सेम होते ही अगर कोई बना रहा है और अगर RH का कुछ बना रहा है, ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, क्योंकि दोनों बच्चों सबके पास इनके पास अलग अलग चार्ज रहेंगे हमको पता है। तो क्या होगा कि ये इनका अगर मैं मान लूँ इसका RP है, इसका RE है, इसका RH है, तो इनका जो रेडियस रहेगा वो डिफर करेगा बच्चों। वो हमको बताना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या रहेगा, मतलब कि कौन सा इसका RP बड़ा होगा या RE बड़ा होगा या RH बड़ा होगा, ये हमको देखना है। चलिए देखते हैं। हमको पता है कि MVR जो होगा QVB के अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो R जो होता है वो आ जाता है हमारा mv/qb। और अगर काइनेटिक एनर्जी हमको क्या बोला गया कि उन तीनों की एनर्जी जो है सेम है। अगर एनर्जी उनकी सेम है बच्चों तो क्या होगा, तो वो फिर किस पे डिपेंड कर जाएगा, M और उसके चार्ज पे वो डिपेंड करेगा। तो हमने क्या लिखा है, MV को हमने लिखा है इस फॉर्म में। और हमको क्या पता है कि मास ऑफ हीलियम क्या होता है, वो 4 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है बच्चों। और हमको ये भी पता है कि जो हीलियम का जो चार्ज रहता है वो 2 प्रोटॉन रहता है, और जो उन दोनों का चार्ज होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बच्चों सेम रहता है, मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो हमको क्या पता लगा कि R जो रहेगा वो मास और Q के √m/Q के प्रोपोर्शनल रहेगा, जिससे हम क्या निकाल लेंगे कि मास अगर हम वैसे निकालेंगे बच्चों इसको तो क्या होगा, RE हीलियम का, क्योंकि ये अगर हम हीलियम के अंदर क्या अगर 4 हम डालेंगे इधर तो 2 बाहर आ जाएगा, और हीलियम का चार्ज भी रहता है 2, तो प्रोटॉन और हीलियम का जो चार्ज मतलब रेडियस जो होगा वो सेम रहेगा, पर रेडियस ऑफ जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा कम। क्यों कम होगा, क्योंकि जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो
मास ऑफ प्रोटॉन से कम होता है, तो इसका रिलेशन आ जाएगा ये बच्चों, कि अगर इन दोनों में सेम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम है, तो हीलियम का और प्रोटॉन का जो रेडियस रहेगा वो सेम रहेगा, पर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा कम रहेगा हीलियम और प्रोटॉन की कंपैरिजन में। तो यही हमसे पूछा गया था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विद देयर मास, हमको पता है कि यार प्रोटॉन का मास होता है 1, अल्फा का होता है 4, इनका हमको मास गिवन है, एंड चार्जेस जो है उनका ये होता है 1:2 में हमको गिवन है। आर एक्सीलेटेड फ्रॉम द रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे थे तो उनको एक्सीलेट किया थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V। इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, then the ratio of radii of rp ratio r alpha of the circular part described by them will be। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमको क्या क्या गिवन है कि पहले तो प्रोटॉन और उनके मासेस का हमको रेशो गिवन है, और हमको गिवन है उनके चार्जेस का रेशो हमको गिवन है। तो वो पहले तो रेस्ट पे थे, उनको एक्सीलेट किया किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस से उनको किया तो क्या हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके परपेंडिकुलर उनके उसमें थी। मतलब जैसे अगर ये इधर मूव इन्होंने एक्सीलरेट किया और मैग्नेटिक फील्ड में इधर मानो, तो वो एक कुछ वो बनाएगा बच्चों, कुछ एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। इसका प्रोटॉन का मान लिया इन्होंने आरपी, और आर अल्फा हमको बताना है कि आरपी क्या होगा अगर इसका मैं मान लूं, और आर अल्फा क्या होगा, इन दोनों का हमको रेशो बताना है। तो चलिए शुरू देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रेडियस ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है mv/q होता है, और अगर हमको क्या पता है मास और पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते थे बच्चों, हम लिखते थे Q डेल्टा V, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। चार्ज इनटू पोटेंशियल हम लिख सकते हैं बच्चे इनको काइनेटिक एनर्जी। इससे हम क्या करेंगे, हमको पता है मोमेंटम, हमको पता है हमने मोमेंटम को हमने लिखा टू काइनेटिक एनर्जी के, तो हम क्या करेंगे इसको इसमें इक्वेट कर देंगे बच्चों। 2m/qv ये हमारा आ जाएगा डेल्टा V। तो क्या हो जाएगा हमारा R जो होगा, अगर हम उन दोनों को रेशो लेंगे तो हमारा जो बस जो R जो रहेगा वो डिपेंड करेगा मास और चार्जेस पे, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम है, और मास हमको का रेशो हमको गिवन था 1/4, और चार्जेस का रेशो हमको गिवन था बच्चों 1/2। उससे हमारा rp/r अल्फा आ जाएगा 1/√2। तो मतलब इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम करे या पोटेंशियल सेम करे, तो बच्चों उनमें हमको रेडियस अगर हमको निकालना है, तो हमको रेशो निकालना है, तो हमको इसको इक्वेट करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इससे हमारा रेडियस आ जाएगा बच्चों। तो सिमिलर वही क्वेश्चन था जो हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और हीलियम पार्टिकल के लिए किया था, उसी का वैसे रेशो हमने निकाला है। बस काइनेटिक एनर्जी को हमने जो किया है वो Q डेल V के फॉर्म में लिखा है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज बच्चों, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि रेस्ट से उनको एक्सीलरेट किया गया, मतलब उनमें कुछ वेलोसिटी आई होगी, मतलब वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी आई होगी, बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट। 500 वोल्ट्स को उसको हमने वो दिया, वोल्टेज दिया बच्चों, मतलब उसका पोटेंशियल हमने कुछ उसको जनरेट किया किसी चार्ज के लिए। तो क्या रहा है कि वही फिर से कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 100 मेगाटेस्ला इज देन अप्लाइड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको गिवन है, हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ। हमको बताना है रेडियस ऑफ पाथ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज 100 मेगाटेस्ला। तो वही बच्चों हमने पता है कि रेडियस को हमने काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम के फॉर्म में लिखा था पहले, और मोमेंटम को हमने क्या किया था कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी को रेडियस को हमने किस फॉर्म में लिखा था बच्चों, उसके मोमेंटम के बाद हमने इसको लिखा था काइनेटिक एनर्जी के बाद हमने इसको कन्वर्ट किया था पोटेंशियल में।
तो वही बच्चों इसके अंदर अगर ये रहे और हमको पोटेंशियल की वैल्यू हमको गिवन है, हमको मास पता है, चार्ज पता है और बी पता है बच्चों। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए वैसे ही बच्चों जैसे कि हमने रेडियस को लिखा √2m(k) उसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और फिर काइनेटिक एनर्जी को हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो होता है इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट, या चेंज इन वोल्टेज, या चेंज इन पोटेंशियल, या हम उसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको पता है कि उनके बीच का डिफरेंस हमको 500 दिया हुआ है बच्चों। तो हमने रेडियस की वैल्यू उसके अंदर हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मास की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक की चार्ज की वैल्यू हमको गिवन है, वोल्ट की वैल्यू हमको गिवन है, ई की वैल्यू भी हमको गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू हमको गिवन है। इससे आ जाएगा बच्चों हमारा रेडियस। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों तुमको मिलेंगे देखने को, और ये क्वेश्चन बच्चे जितने भी हमने क्वेश्चन करे, जितने भी कंसेप्ट करे, ये जेईई मेन के ही कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन भी सारे जेईई मेन से ही उठाए गए हैं। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे पूछ सकते हैं। द रीजन बिटवीन y इज टू 0 एंड y इज टू d, मतलब कह रहा है कि अगर जैसे कि अगर मैं ऐसे मानूं इसको x y, अगर ये 0 है और ये कुछ d है, इस पार्ट के अंदर ये 0 मान लूं मैं, ये d मान लूं, इस पार्ट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। और वो प्रेजेंट है कैसे? मान लीजिए कि वो इनवर्ट जा रही है, अगर तुम इसको, अगर तुम वो मान रहे हो, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन मान रहे हो, इसको बाहर मान रहे हो, तो कि अगर मैं इधर ही मान लूं बच्चों इसको कि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे प्रेजेंट है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एंटर अ रीजन विद वेलोसिटी v i कैप, मतलब जो हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। इफ d इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय 2qb, अच्छा ये कह रहा है कि mv जो है हमारा वो हाफ ऑफ mv बाय qb के बराबर है। देन द एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स इमर्जन एट द अदर साइड। तो बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर y डायरेक्शन, मतलब अगर मैं ऐसे मान लूं कि ये कुछ हमारा, इसको मैं x ऐसे, इसको मैं x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, इसको मैं मान लूं z, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी z डायरेक्शन में है और जो वेलोसिटी है हमारी वो है इस डायरेक्शन में। और क्या कह रहा है कि अगर इतने रीजन में ही ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसने गिवन है बच्चों, ये हर जगह पर गिवन नहीं है, ये बस इसी रीजन में गिवन है। तो क्या होगा बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस गिवन है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की मदद से क्या होगा, ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा हमारा, होता है क्या, अगर परपेंडिकुलर है तो वो होगा हमारा mv/qb। और जैसे ही क्या होगा कि जैसे ये इधर आएगा तो इसको तो पूरा पाथ करना था, अगर जैसे ये इधर आ जाएगा तो क्या करेगा, ये एकदम से इमर्ज कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा यहाँ से। तो ये हमसे पूछा कि द एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इमर्जन एट द अदर साइड, तो हमसे ये पूछा गया बच्चों। हम चलो इसका आंसर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने माना है कि यार कि हमारा जो पार्टिकल है ना एंटर किया है वो 0, d से, हमको पता है r जो होता है हमारा mv/qb होता है, तो वो ऐसे कुछ ट्रेवल करेगा बच्चों, और ये मान लेते कि यहां से ये निकल गया, तो यहां से हम क्या होगा कि ये r/2 रहेगा, और यहां से क्या होगा बच्चों, ये वाला इसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, और हमको पता है कि जो मास इंटू एक्सीलरेशन जो होगा बच्चों, कि हमको क्या बताना है कि एक्सीलरेशन ये जैसे इस डायरेक्शन में आया तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो बच्चों हमको ये बताना है कि ये जो है हमारा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो इसका कंपोनेंट अगर तुम लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा √3i कैप माइनस j कैप बाय 2, क्योंकि ये जो m में जो रहेगा वो बैलेंस करेगा बच्चों QB, मतलब उसके फोर्स को, और ये फोर्स हमको देखनी है इस डायरेक्शन में किस पॉइंट पे होगी, क्योंकि ये हमारा r/2 है और ये हमारा 0/d, ये हमारा जो है ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, और जैसे ही ये, अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं बच्चों, x,0 दे दूं, तो इससे ये चला जाएगा बच्चों। हमको बस ये इसका डायरेक्शन का निकालना है और इसको इक्वेट कर देंगे अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो होगा √3i/2 जो होगा ये हमारा आएगा x डायरेक्शन में, और ये जो रहेगा इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों क्या हो रहा है एक्चुअली, ये वैसे इसके अंदर हमको सही से आंसर नहीं दिया है, तो इसको हम खुद सोल्व करते हैं। ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमने माना कि अगर ये मैं ले लेता हूं x डायरेक्शन और ये मैं ले लेता हूं y डायरेक्शन, और ये ले लेता हूं मैं बच्चों z डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैं मान रहा हूं, इस डायरेक्शन में मैं मान रहा हूं ये है हमारा x डायरेक्शन, ये है हमारा y डायरेक्शन, ये हमने z माना, इस डायरेक्शन में हमने माना, तो ये कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा। और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो हमको ये पता है बच्चों कि ये डायरेक्शन में ही हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है। और जैसे ही क्या होगा, ये सर्कुलर हमारा इस टाइम पे ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और इधर आने के बाद जो है ये मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन में बच्चों, क्योंकि इस डायरेक्शन में इधर आते ही, इस पॉइंट पे आते ही बच्चों इसका सर्कुलर पाथ जो होगा वो हो जाएगा खत्म, और ये जाएगा इस डायरेक्शन में बच्चों। और अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो है हमारा रहेगा वो पॉजिटिव x एक्सिस रहेगा, पॉजिटिव i कैप मैं मान सकता हूं, और जो नेगेटिव जो रहेगा वो रहेगा हमारा j कैप। तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन होंगे बच्चों हमारे, वो बच्चों बस हमको ये ऑप्शन में हमको दिख रहे हैं कि हमारा जो रहेगा वो पॉजिटिव i कैप रहेगा, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा वो रहेगा -√3π। मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी अगर वो तुम सोल्व करोगे, पर हमको क्लियरली ये दिख रहा है कि हमारा जो रहेगा चार्ज रहेगा वो मूव करेगा पॉजिटिव x एक्सिस में, और नेगेटिव z मतलब y डायरेक्शन में वो मूव करेगा बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।